नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है अपील पढ़ रहे थे। अपील पूरी हो गई थी, रिवीजन रह गया था। तो आज हम रिवीजन को समझते हैं, रिवीजन क्या है। जैसी मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले लेते हैं और जब तक ट्रायल पूरा होता है, इसके बीच में जो भी कोई फाइनल ऑर्डर होता है और पार्टीज को ये लगता है कि वो ऑर्डर उसके राइट को इफेक्ट करेगा और उसकी नजर में वो ऑर्डर एज पर लॉ नहीं है, अर्थात कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने लीगल प्रोविजंस ऑफ लॉ का पालन नहीं किया है। यदि ऐसा कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस ऑर्डर से एग्रीड है, अपर न्यायालय में, उच्च उच्च न्यायालय में, ऊंचे वाले न्यायालय में, क्रम में ऊंचे की बात कर रहा हूं, अपील कर सकता है, ओ सॉरी, रिवीजन कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर करता है जो कि गलत है पार्टी की नजर में, तो वो इसको चैलेंज कर सकता है इन इन शेप ऑफ रिवीजन बिफोर सेशन कोर्ट, अर्थात सेशन कोर्ट अपर कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट भी होती है, सेशन कोर्ट, अपीलेट कोर्ट भी होती है। यदि सेशन कोर्ट ने किसी ट्रायल के दौरान में यदि कोई गलत ऑर्डर किया है वकील साहब की नजर में या पार्टीज की नजर में, तो पार्टी उसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सके, दिस इज द लॉ, दिस इज लॉ। ये स्थिति है, इसे कहते हैं रिवीजन। एक बात और, रिवीजन सदैव इंट्रीम सॉरी ऑर्डर जो है, ये रिवीजन जो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर का नहीं होता। रिवीजन इंटरलोकेटरी ऑर्डर का नहीं होता। इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या, जो ऑर्डर्स कोई राइट इफेक्ट नहीं करते, किसी राइट को पब्लिक के को इफेक्ट नहीं करते, वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर ऑर्डर होते हैं, लेकिन हर बात के लिए रिवीजन नहीं होता। रिवीजन वहां होता है, उसका उदाहरण एक बताता हूं आपको। एक व्यक्ति किसी केस में वांछित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया है। वो अपने काम से बाहर घूमने चला गया, काम से चला गया, और उसका टूर जो था 6 महीने का था। पुलिस ने क्या किया, मजिस्ट्रेट साहब के पास गई, जिसका वारंट कर दो। मजिस्ट्रेट साहब ने उसका वारंट कर दिया। पुलिस ने उस पर रिपोर्ट लगा दी कि वो नहीं मिलता। उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि इसमें जो इसका जी प्रोक्लेमेशन कर दें सर इसको, और इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लें। तो सेक्शन 84 में उसका प्रोक्लेमेशन हो गया और साथ साथ अटैचमेंट हो गया। पुलिस गई और जाके उसका सारा का सारा माल जो है कब्जा करके ले आई, कब्जा करके ले आई और कब्जे में ले लिया। ये सारा पुलिस ने जो कार्रवाई करी, ये सेक्शन 84 प्रोक्लेमेशन सीआरपीसी, ओ सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और अटैचमेंट सेक्शन 85 में कर लिया। अब वो परेशान, वो जो है
उसने किया क्या करें, तो उसने इसके लिए प्रोक्लेमेशन के खिलाफ जो है, जब उसे पता लगा वो वापस आया, तो उसने कहा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन लगाई। मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी डिसमिस कर दी कि जी आपने तो गलत कर आप जो है वहां पे आए नहीं, जानबूझ के आप गायब रहे, इसलिए हम आपका एप्लीकेशन पेस प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रिलीज नहीं करते। अब ये जो ऑर्डर हो गया उसकी प्रॉपर्टी का, तो उसकी प्रॉपर्टी तो रिलीज हो नहीं रही। और अब वो अपने वकील साहब के पास जाता है, वो कहता है सर, उनके वकील साहब कहते हैं ये तो गलत है मजिस्ट्रेट साहब, भाई आपने प्रोक्लेमेशन किया, अटैचमेंट किया, मैं कह रहा हूं मैं था ही नहीं वहां पर, और अब मैं आ भी गया हूं और 3 महीने के अंदर आ गया हूं, तो आप मेरा एज पर रूल जो है वो डिसाइड करें। वो साहब इस बात पर कोर्ट जो है वो तैयार नहीं हुई। उसने जो है उसका रिवीजन फाइल कर दिया। अब रिवीजन में क्या है, अगर आप 84 और 85 को देखें, सेक्शन 84 और 85 को, यहां मैं आपको ये बताने की बात कर रहा हूं कि इस केस में रिवीजन क्यों हो रहा है, इस केस में रिवीजन क्यों हो रहा है। अब जरा सा हम सेक्शन 84 की तरफ अगर जाएं, तो 84 को पढ़ते हैं पहले एक बार, तभी आपको देखो सब रिवीजन सदैव लीगल पॉइंट्स के लिए होता है। यदि लीगल डिफेक्ट है तो कोर्ट आपका कंसिडर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम सेक्शन 84 को देखते हैं। 84 क्या कहता है, 84 फरार व्यक्तियों के विषय में कहता है। तो इसमें सबसे पहला नियम है कि वारंट होगा, और दूसरा यह है कि जब 84 में डिक्लेयर अबस्कॉन्डिंग दिखा प्रोक्लेमेशन किया जाएगा, तो उसमें क्या है, प्रोक्लेमेशन करते वक्त 30 दिन का समय मुलजिम को अपीयर होने के लिए दिया जाएगा। उस 30 दिन के बाद नहीं आता है, तो ये 30 दिन क्या है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। यहां पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट साथ साथ ले गई, तो उसको क्या करना चाहिए था कि पहले प्रोक्लेमेशन करना चाहिए था, 30 दिन बाद में अटैचमेंट वाली प्रोसीडिंग्स कराना। भले ही समन या प्रोक्लेमेशन के वारंट वगैरह सब या डॉक्यूमेंट ऑर्डर एक साथ निकल जाए, लेकिन नियम क्या है कि पहले प्रोक्लेमेशन लगाना था और उसके अंदर वार्निंग लिखनी थी कि 30 दिन तक आप फला न्यायालय के सामने पेश हो जाए। जब वो नहीं आता तब अटैचमेंट होना था। यहां क्या क्या है, पुलिस ऑफिसर्स ने प्रोक्लेमेशन भी साथ साथ कर दिया और नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के बाद में 30 दिन का समय दिए बगैर उसका सामान उठा लाए 5 दिन में। पुलिस को जल्दी थी उठाने की, तो पुलिस इस बात को कमी को करना भूल गई। उसके बाद में 85 फरार व्यक्ति की कुर्की के लिए कहता है, साथ साथ वो ये भी कहता है 85 सेक्शन 87 कहता है कि 6 महीने के अंदर यदि अटैचमेंट के होने के बाद में भी कोई आदमी उस अटैचमेंट के खिलाफ आपत्ति करता है तो कोर्ट को सुनना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आ जाता है तो सेक्शन 88 कहता है कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय या और वापस करना, रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर देना। तो वहां एक आदमी कह रहा है कि जी मेरी प्रॉपर्टी मुझे छोड़ दो, तो मजिस्ट्रेट को छोड़ देनी चाहिए। तो ये पॉइंट उठाता है कि सर सबसे पहली बात तो ये कि मुझे 30 दिन के अंदर गट प्रोक्लेमेशन होना चाहिए था,
30 दिन के साथ साथ ना करके पुलिस ने दोनों चीजें एक साथ कर दी। ये मेरा लीगल डिफेक्ट है। दूसरा ये कि 6 महीने में मुझे सेक्शन 88 कहता है कि मुझे 6 महीने के अंदर आपत्ति कर देनी चाहिए थी, और मैंने 3 महीने में कर दिए। 87 कहता है कि मुझे 6 महीने में आपत्ति कर देनी चाहिए कि जो माल मेरा कब्जे में लिया गया है, और मैं 1 महीने के अंदर ही आपके पास आ गया हूं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट, मुझे भगोड़ा जो कहा गया है वो गलत कहा गया है, और ये लीगल डिफेक्ट है। ये क्या है? ये लीगल डिफेक्ट है। इसलिए जो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है सेक्शन 87 में मेरी प्रॉपर्टी ना छोड़ने का, मेरी प्रॉपर्टी रिलीज ना करने का, उसे डिसमिस किया जाए। तो सेशन जज उसकी बात मानते हुए उस ऑर्डर को रेस्टोर कर देगी, उस ऑर्डर को खत्म कर देगी। अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट और नीचे कोर्ट को डायरेक्शन देगी कि भाई इनका माल मुकदमा छोड़ दो, इनकी प्रॉपर्टी वापस करो। तो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। अर्थात जब भी कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने राइट्स का मिस इंटरप्रिटेशन करती है या मनमानी करती है, तो उस पर चेक और बैलेंस लगाने के लिए न्यायपालिका ने अपनी निष्पक्षता को सिद्ध करने के लिए ये अपील और रिवीजन के प्रोविजंस बनाए हैं। रिवीजन उनमें से एक है जो ट्रायल के दौरान होता है, और अपील ट्रायल कंप्लीट होने के बाद होती है। ये सीधा सा एक तो ये उदाहरण दिया आपको, एक दूसरा उदाहरण और रिवीजन बहुत सारे ऑर्डर्स का होता है। वनस्पत के ऑर्डर इंटरलोकेटरी नहीं होना चाहिए, वो किसी ना किसी राइट को इफेक्ट करे क्लाइंट के, आपके मुलजिम के। अगर मुलजिम के राइट को सॉरी इन्फ्रिंज नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, तो रिवीजन लाई नहीं करता। दूसरा उदाहरण देता हूं, सेक्शन 23 इंडियन एविडेंस एक्ट का की तरफ आपकी तवज्जो करानी चाहूंगा कि आप जरा अपनी अटेंशन ड्रॉ टुवर्ड्स सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पहले उदाहरण देता हूं आपको। पुलिस ने एक मुलजिम को पकड़ा जिसके ऊपर आरोप था कि ये मोबाइल चोरी करके भाग गया था। मोबाइल घर से चोरी, जब पार्टी सो रही थी तो चोरी करके चला गया था। पुलिस मुलजिम को पकड़ लेती है, मुलजिम के साथ क्या करती है, और मुलजिम कहता है कि हाँ जी मैंने चोरी की है, और ऐसा बयान वो देता है, और पुलिस उससे उसके दस्तखत करा लेती है और उसको आरोप पत्र दाखिल कर देती है। मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस दे लेता है। वो कोर्ट में आकर ये कहता है कि साहब मेरे से कोई रिकवरी नहीं हुई है, और मेरे से जो पुलिस ने मुझे फंसाया गलत है। लेकिन कोर्ट, ये उदाहरण है, लेकिन कोर्ट अल्पज्ञता या अपनी मनमानी के तहत या लॉ को कंसिडर ना करते हुए उसके खिलाफ आरोप लगा देती है, चार्ज लगा देती है। पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर देती है, और चार्जशीट आईओ को भी नहीं पता, चार्जशीट दाखिल हो जाती है। कहने का मारूफ सही है, तो ये तो प्रॉब्लम्स मेरी बनाई हुई है, ये आपको बताना चाह रहा हूं। ये तो कोर्ट में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनके हिसाब से मैटर को देखा जाएगा, लेकिन ये उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब वो क्या है, अब यहां देखिए आपको क्या सोचना है। उसके ऊपर आरोप लगाती है, मुलजिम कहता है कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, और मेरे पर आरोप लगा दिया। तो वकील साहब भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें भी लॉ का ज्ञान है, तो उसकी अपील दाखिल करते हैं, तो सॉरी रिवीजन दाखिल करते हैं। अब यहां क्या है, रिवीजन एडमिशेबल तब होगा, रिवीजन की जैसी ड्राफ्टिंग करके राइट रिटन में रिवीजन को सेशन कोर्ट में लगाया जाता है। हाँ, ये और बता दूं इसमें कि इसमें पार्टी स्टेट को बनाया जाता है। रिवीजन अधिकतर पार्टी क्रिमिनल केसेस में स्टेट को पार्टी बनाती है, डिफेंस। अब रिवीजन जब लगाया था तो जज साहब पूछेंगे भाई आपके खिलाफ केस कैसे नहीं बनता, तो आप ये बताएंगे जज साहब को, क्योंकि सर मेरे से कोई रिकवरी तो है ही नहीं, मेरे खिलाफ डिस्क्लोजर है, और सेक्शन 23 में
पुलिस के सामने दिया गया कोई बयान, मुलजिम के द्वारा दिया गया बयान वैल्यू नहीं रखता। तो ऐसे में ये लीगल डिफेक्ट है। कोर्ट इस बात को कंसिडर करेगी। क्या प्रोविजन है, जरा देखिए। सेक्शन 23, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर। अच्छा, ये चीजें जो लीगल प्रोविजंस हैं, ये कहते हैं लीगल डिफेक्ट्स। ये लीगल डिफेक्ट्स हैं, ये लॉ पॉइंट्स हैं। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, या पढ़ेंगे, या आपको कोई अच्छा गुरु मिले जुडिशियल फील्ड में जो आपको ये बताए, या आपका कोर्ट का प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, या अच्छे वकीलों का सानिध्य मिले, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी। वरना क्या होता, इस आदमी के खिलाफ चार्ज लग जाता, ये बेचारा पूरा ट्रायल फेस करता, और 10 साल पता लगता कि यार ये तो बेकार ही चल रहा था मुकदमा। अब देखो 16 मिनट हो गए, और ये रिवीजन पिछली बार भी समझाने की कोशिश करी, तब भी कंप्लीट नहीं हुआ, और आज भी नहीं मिलेगा। वो अब भी खींचना पड़ेगा अभी जल्दी से। नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। No confession made to a police officer shall be proved as against the person accused of anything. No confession made by any person while he is in custody of a police officer, unless it is made in the immediate presence of the magistrate, shall be proved against him. तो ये दोनों कंडीशन नहीं है इसमें। आगे क्या, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड to as discovered in consequence of the information received from a person accused of any person in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the facts discovered, may be proved. अब ये कहता है कि रिकवरी तो प्रूव हो सकती है, डिस्कवर्ड फैक्ट्स तो प्रूव हो सकते हैं। वो कह रहा है आपने पीटा, मान लो हम तो कह रहे हैं आपने पीटा, उससे कह दिया उनने, वो कह रहा मैंने चोरी करी। भाई आप पे सबूत तो कुछ नहीं है। वो कह रहा है ना मुलजिम से आपने लिखवा लिया, या तो मुकदमा बरामद हो जाता और मालिक उसे पहचान लेता। मालिक उस समय सो रहा था जब चोरी हुई, तो मालिक ने उसे देखा नहीं, सीसीटीवी कैमरे में उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप उसे चोरी से कनेक्ट कैसे करोगे, बस मुझे ये बता दो। चोरी से कनेक्ट तो नहीं तभी करोगे ना। ये है लीगल डिफेक्ट्स, ये है, इसे कहते हैं लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व होना। इन बातों पर रिवीजन होता है। रिवीजन आपकी कहानियों पर एडमिट नहीं होता। रिवीजन के लिए आपको कोर्ट को लीगल पॉइंट्स बताने होते हैं कि व्हाट इज द लीगल लेकुना इन दिस केस, व्हाट इज द लीगल लगुना इन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो ये चैलेंज होता है लीगल में। अब छोटा सा मामला बस खत्म करता हूं इसको। तो ये 2 उदाहरण देके, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आपको मान लो सपोज करो चार्ज लगा दिया, चार्ज लगा दिया 306 में। 306 क्या कहता है, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, और वहां अबेटमेंट है ही नहीं। वो ये कह रहा है कि जी, वो ये कह रहा है कि एक औरत कह रही है कि मेरा आदमी जो है, नहीं, एक आदमी ने मरते वक्त ये कहा कि मैंने इससे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और 3% के ब्याज पे लिए थे। ये मुझसे रोज रोज पैसा मांगता था, जिससे परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो ये अबेटमेंट नहीं है। भाई आपने किसी से पैसा लिया, उसको वापस करो भाई साहब। अगर आप पे पैसा नहीं हो रहा, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप उसे मकान दो, अपना दुकान दो, अपने वाइफ के जेवर दो, अपनी अंगूठी उतारो। लेकिन ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लें। आप सुसाइड कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर आप सुसाइड मेरे अटेम्प्ट अबेटमेंट से कर रहे हैं तो ऑफेंस है। तो यहां इस तरीके के अगर चार्ज लग जाते हैं तो सेशन कोर्ट लगा देती है, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट अपील में रिवीजन में जा सकते हो। तो रिवीजन क्या है, रिवीजन एक लीगल फंडामेंटल लॉ को
एज इट इज लागू करने के लिए रिवीजन के प्रोविजन है कि किसी आदमी के साथ ट्रायल के दौरान इनजस्टिस ना हो। अब जरा सा आ जाए 440। भाई यही इतना ही बताना था आपको रिवीजन के बारे में। तो सेक्शन 440 रिवीजन को डील करता है। सेक्शन 440 calling of records to exercise power of revision। सेक्शन 440 the high court or any session judge may call for any exam and examine the record of any proceeding before any inferior court, criminal court situated within its or his local jurisdiction for the purpose of satisfying itself or himself as to correctness, legality, and propriety of any finding, sentence, order, record passed, or as to be regularity of any proceedings of such inferior court, and may, when calling for such record, direct the execution of any sentence or order be suspended if accused in confinement, that he be released on his own bond or bail bond pending the examination of the record. The power of revision conferred by section 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order। the word है interlocutory, जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश किया, बताया अभी कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ नहीं होता ये। पास इन एनी अपील, इंक्वायरी और ट्रायल। अपील, इंक्वायरी और ट्रायल में अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है, नॉट प्रोसीडिंग। If an application under this section has been made by any person either to the High Court or the Session Judge, no further application by the same person shall be entertained by any other। रिवीजन आप एक ही बार डालेंगे, अर्थात एक ही कोर्ट में डालेंगे। ये नहीं कि एक यहाँ भी डाल दिया, दूसरे में भी डाल दिया, तीसरे में नहीं। एक एप्लीकेशन डलेगी, वही डिसाइड होगी, कोई जज साहब कोई भी जज करें, लेकिन एक ही एप्लीकेशन डालेंगे। ये नहीं कि आप 50 जगह एप्लीकेशन डाल देंगे उसी पॉइंट्स के लिए। तो ये सेशन जज साहब की और हाई कोर्ट की पावर्स को बताते हैं। पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी 439 सेक्शन कहता है, ऑन एग्जामिनेशन एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 438 और अदरवाइज द हाई कोर्ट और द सेशन जज में डायरेक्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय हिमसेल्फ और बाय एनी ऑफ द मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक, and Chief Judicial Magistrate and himself make and direct any subordinate magistrate to make further inquiry into any complaint which has been dismissed under section 226 and 227 or into the case of any person। अर्थात ये इस तरीके का ऑर्डर भी दे सकते हैं कि भाई दोबारा इंक्वायरी करिए, मालूम करिए, तहकीकात करिए आपको मामले में। तो ये पावर भी कोर्ट कहती है। 444 कहता है, 440 कहता है, सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। सेशन जज की भी पावर है रिवीजन करने की, और हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, हाई कोर्ट की भी पावर है। दोनों कोर्ट्स वही सेम कर सकती हैं, रिमांड कर सकती हैं, ऑर्डर को अल्टर करती हैं, ऑर्डर को अमेंड कर सकती हैं। जो उचित न्याय निर्णय हो, लॉ को की करेक्टनेस जांचने के लिए, लीगलिटी जांचने के लिए, प्रोप्राइटीज ऑफ फाइंडिंग्स, हिंदी में बताता हूं, कार्रवाई के अभिलेख को, अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष को, दंडादेश को या आदेश की शुद्धता को, वैधता को, औचित्य के बारे में और एवं न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है। ये चाहे तो ये अपीलेट कोर्ट खुद भी मंगा सकती हैं, सुमोटो भी मंगा सकते हैं, किसी भी चीज का रिवीजन कर सकते हैं, और किसी की रिक्वेस्ट पर भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की मीन्स पार्टीज की रिक्वेस्ट पर कर सकती हैं। तो ये दो सेक्शन, 3-4 सेक्शन जो हैं, सेक्शन 438, 439, 440, सॉरी, और 440, 442 और 441
ये रिवीजन के बारे में हमें बताते हैं। रिवीजन के अंदर एक खासियत और है, रिवीजन एक बार यदि डाल दिया गया और कंप्लेनेंट या डालने वाला जो पिटिशनर है वो कोर्ट में नहीं आता है, तो भी जज साहब उसको मेरी अपीलेट कोर्ट मेरिट में ही डिसाइड करेगी। क्या है मेरिट पर? वो खुद पढ़ेगी कोर्ट, सरकारी वकील को सुन लेगी उस बात पर, लेकिन ऑर्डर मेरिट पर ही किएंगे, जस्टिफाइड ऑर्डर किया जाएगा। पार्टी चली गई, पार्टी के पास वकील नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है, अपील तो कैसे न कैसे कर दी, लेकिन वकील साहिबान को कोर्ट में खड़े होने के पैसे नहीं दे। तो ये जिम्मेदारी न्यायपालिका के ऊपर, न्यायपालिका ने अपने ऊपर ली है कि हम निष्पक्ष भाव से जांच करके डिसाइड करेंगे लॉ क्या है, उस लॉ को वैसे लागू करवाएंगे जैसा कि सीआरपीसी, आईपीसी या अन्य लॉ में दिया गया। तो ये था रिवीजन का प्रोसीजर। रिवीजन के लिए एप्लीकेशन, ड्राफ्टिंग, कैसे डाला जाएगा, राइटिंग में डाला जाएगा, ये सेक्शंस कोट करने की जरूरत नहीं होती है। नियम ये है, प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ। आप इतना ही लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली, रिवीजन नंबर सच एंड सच, स्टेट वर्सेस सच एंड सच। पार्टीज का जैसे आप कर रहे हो, तो मान लो कोई अपनी पार्टी का नाम जो भी है और उसके बाद स्टेट को पार्टी बना के, और रिवीजन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड सच एंड सच, पास बाई लंडन मजिस्ट्रेट सच एंड सच, ऑर्डर डेटेड सच एंड सच। पर ये नीचे प्रेयर, इट इज मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड ऑन दैट सच एंड सच डेट कोर्ट हैज पास ऑर्डर फॉर समनिंग द अक्यूज और नॉट डिस्चार्जिंग द अक्यूज। ये सारी फिर अपनी ग्राउंड्स उसके अंदर लिख के लास्ट में, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट और ट्रायल मजिस्ट्रेट में काइंडली बी set aside an order direction में काइंडली बी गिवन टू डिस्चार्ज द अक्यूज। इस तरीके की ग्राउंड्स लेके, अगर मान लो सपोज करो आपका कई बार क्या होता है कि कोर्ट में वकील साहब बीमार हो जाते हैं और विटनेस आता है और उस दिन विटनेस अनएग्जामिन चला जाता है, लेकिन कोर्ट क्या करती है, चीफ कर लेती है और सरकारी वकील से ही करके 4 क्वेश्चन पूछ कर खत्म कर देती है, या क्रॉस को ऐसे रहने देती है। वकील अगली डेट पे एप्लीकेशन लगाता है कि जी सर इसको रिकॉल कर दें, लेकिन कोर्ट ये कहती है नहीं, आप पे 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाता है। अब उसकी कैपेसिटी 5 लाख देने की नहीं है, तो वो ऐसे ऑर्डर को लेकर चैलेंज कर देगा सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट क्या कर सकती है कि सेशन कोर्ट कहेगी, क्योंकि सेशन को चार्ज, किसी भी विटनेस को सजा देने से पहले उसको सफाई का मौका देना जरूरी होता है, अर्थात क्रॉस जो है, क्रॉस करने का मौका देना जरूरी होता है। तो उसको क्रॉस के लिए मौका देने के लिए कोर्ट जो है उस जुर्माने को कम कर देगी। भाई 100 रुपए लगाया जाता है जुर्माना, 500 रुपए जुर्माना लगा रहे हैं आप, जाइए नीचे और करा लीजिए। तो वो ऑर्डर जो है रिकॉल, वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा जो मजिस्ट्रेट साहब ने किया, और सेशन जज साहब ने जो अपील में बैठे हैं, रिवीजन और अपील में बैठे, उस ऑर्डर को वहां दाखिल करेंगे। तो कोर्ट जो है उस गवाह को बुला के दोबारा आपका क्रॉस एग्जामिनेशन करा देगी। कहने का मारूजा है, जब भी कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑर्डर को या केस को ट्रायल के दौरान में सही तरीके से हैंडल नहीं करती, बल्कि मनमानी से या इलीगल या डिफेक्टिव ऑर्डर देती हैं जो एज पर लॉ नहीं है, तो उनके खिलाफ रिवीजन हो सकता है। तो देखो, कोशिश ये थी कि ये खत्म हो जाएगा अपील और रिवीजन, और ये सेक्शंस मैंने आपको बता दिए, आप देखें 438, 440, 442 रिवीजन से रिलेटेड है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आपकी समझ में रिवीजन आ गया हो। ये बहुत लोगों की समझ में नहीं आता, 10-10 साल प्रैक्टिस हो जाती है, रिवीजन समझ में नहीं आता। और अपील क्या है, देखिए इनकी ड्राफ्टिंग में भी कुछ नहीं, ये जो लॉ हम जब पढ़ रहे हैं ना, इसमें सही हर जगह कहीं ना कहीं लिखा है। एक अच्छे
स्टूडेंट का और एक अच्छे वकील का यही कार्य है कि वो इस लॉ को इतनी बारीकी से पढ़े और अपने माइंड में रखे कि जहां कोर्ट ने कोई डिफिकल्टी छोड़ी है, डिफेक्ट छोड़ा है, अब उसे पकड़ना है बस। वही चीजें अपील और रिवीजन में आपके काम आएंगी। नाउ अगला टॉपिक मेरा होगा तो रिवीजन खत्म, पावन में हम आपको पढ़ाएंगे वारंट ट्रायल और केसेस ऑफ समन ट्रायल। क्या जी? हम पढ़ाएंगे आपको वारंट ट्रायल और समन ट्रायल, ठीक है? वारंट ट्रायल, वारंट ट्रायल या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं केस इंस्टीट्यूटेड ऑन चार्जशीट और पुलिस चार्जशीट। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफी है।